राहुल गांधी ने वायस शर्मिला को, जिन्होंने अभी ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उनको आंध्र प्रदेश की कमान दे दी है, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है आंध्र प्रदेश में। तो क्या दक्षिण में कांग्रेस कितनी ताकतवर है, बीजेपी से कितनी आगे है, इसकी पूरी राजनीति आज आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि कांग्रेस को आंध्र जितवाएंगी सीएम की बहन। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो शर्मिला हैं, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, वो सीएम जगन मोहन रेड्डी की सगी बहन है। दूसरा है दक्षिण में बीजेपी से कितनी आगे है कांग्रेस। तीसरा है तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा क्यों है। आपको पता है कि तेलंगाना और कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस जीत चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में क्या होगा उसके लिए आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। चौथा है उड़ीसा चुनाव में होगा राहुल की यात्रा का असर, क्योंकि राहुल की अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और वो उड़ीसा भी जाएगी। और उधर आज मैं आपको बता दूं कि 2024 में भी इस साल चुनाव है, तो उस पर कितना असर पड़ता है वो भी आज आप जानेंगे। पांचवा है तमिलनाडु और केरल के क्या समीकरण हैं, क्योंकि आज हम दक्षिण भारत की बात कर ही रहे हैं, तो आप तमिलनाडु और केरल के भी समीकरण जान लीजिए। तो सबसे पहला है कि क्या वायस शर्मिला कांग्रेस को आंध्र प्रदेश जितवा देगी, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एकदम पास के राज्य हैं। और अब क्या कांग्रेस वहां पर राजनीति बना रही है, पहले आप इस पॉइंट से समझिए, फिर मैं आपको आंकड़े बताऊंगी पिछले चुनाव के। कांग्रेस पार्टी ने शर्मिला को आंध्र प्रदेश की कमान दे दी है, यानी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और आपको जान लेना चाहिए कि आंध्र में जून 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में शर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन की है, यानी अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की सगी बहन है, यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं। इसका मतलब साफ है कि अब आंध्र प्रदेश की सत्ता पाने के लिए सगे भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और अब दोनों ही सीएम चेहरा हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। रेड्डी पहले कांग्रेस में थे और कुछ मनमुटाव के चलते 2010 में कांग्रेस छोड़कर 2011 में अपनी नई पार्टी वाईएसआरसीपी बना दी। पिता की 2009 में मौत के बाद से ही भाई बहन के बीच विभिन्न मुद्दों पर मनमुटाव हुआ। जुलाई 2021 में दोनों ने अपने सियासी रास्ते अलग कर लिए और शर्मिला ने अपने भाई को छोड़कर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी यानी वाईएसआरटीपी खड़ी की और अब शर्मिला ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया है। तो आपने कहानी समझ ली। अब आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2019 में, उसका नतीजा क्या रहा था। तो कुल वहां पर विधानसभा सीटें हैं 175। वाईएसआरसीपी जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, उसने 151 सीटें जीती थी। टीडीपी जो कि नायडू की पार्टी है, उसने 23, जेएसपी ने 1, कांग्रेस ने 0 और बीजेपी ने 0। और यही आप लोकसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो कुल वहां पर लोकसभा सीटें हैं 25। वाईएसआरसीपी ने जीती थी 22, टीडीपी ने 3, कांग्रेस ने 0 और बीजेपी ने 0। तो क्या इस बार कुछ बड़ा खेल कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस ने तो अपनी एक चाल चल भी दी है। राहुल गांधी को अब उम्मीद है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में तेलंगाना भारी बहुमत से फतह किया है, वैसे ही आंध्र प्रदेश भी कर लेगी, क्योंकि दोनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। और आपको बता दूं, दोनों राज्य पहले एक ही थे। 2014 में तेलंगाना को आंध्र से अलग कर दिया गया और डिफरेंट राज्य बनाया गया। उस समय यूपीए का शासन केंद्र में भी था और राज्य में भी था। दूसरा, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि दक्षिण में बीजेपी से कितनी आगे है कांग्रेस। तो उसके लिए सबसे पहले आप भारत का नक्शा देखिए कि उसमें साउथ के बड़े राज्यों में बीजेपी अपनी धाक क्यों नहीं जमा पाई है और कांग्रेस बीजेपी से कितना आगे है। सबसे पहले आप भारत का नक्शा देखिए। इसमें जो दक्षिण के राज्य हैं, उसमें तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब आंध्र प्रदेश को भी जीतने की पूरी तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस ने केरल और तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी को अपने साथ इंडिया गठबंधन में जोड़ रखा है। अब उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल के सामने दोनों कांग्रेस और बीजेपी फीके हैं। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से बीजेपी, शिंदे और अजीत का गठबंधन का पूरा दबदबा है और गोवा में बीजेपी का।
ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में बीजेपी से आगे है, यानी अभी तक दक्षिण के बड़े राज्यों में बीजेपी ने अपने दम पर खाता नहीं खोला है। आजकल तो ये कहा जाने लगा है कि नॉर्थ इंडिया तो बीजेपी का हो गया है, यानी उत्तर भारत बीजेपी का हो गया है, और दक्षिण में कांग्रेस अपना सिक्का अच्छे से जमा रही है। 2 तो राज्य भी जीत लिए हैं अपने दम पर। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति, जो इस वक्त पूरी तरीके से राम मंदिर पर घूम रही है, वो दक्षिण के राज्यों में सेट नहीं होती है। दक्षिण में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे कुछ बड़े नेता हिंदू विरोधी बयान भी देते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की आइडियोलॉजी साउथ के लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने दक्षिण से आस ही छोड़ दी है। लगातार मोदी जी दक्षिण के दौरे पर हैं, वहां पर विभिन्न मंदिरों में विजिट कर रहे हैं, अपनी स्पीचेस दे रहे हैं और अंदरूनी तौर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये जान लेना चाहिए कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति में काफी डिफरेंस होता है, बहुत ही अलग होती है। और इसी बीच कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आया है जिसका नाम है अमेठी संग्राम। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट, जहां पर हमेशा से गांधी परिवार जीतता आया है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी वहां के सांसद रहे, आखिर कैसे 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने वहां पर राहुल गांधी को हरा दिया। कुकू एफएम एक शानदार ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं और 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहां आप आसान भाषा में कहानी की तरह राजनीति, इतिहास और आपके मुताबिक ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस हमारा ये स्पेशल कोड NW50 इस्तेमाल करना है, तो देरी मत कीजिए और जल्दी अवेल कीजिए। बाकी की सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि कांग्रेस ने अपने दम पर जो बड़े राज्य हैं दक्षिण के, तेलंगाना और कर्नाटक, उसमें हाल ही में बड़ी जीत दर्ज की है और इससे बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक दक्षिण में बड़े राज्य में खाता नहीं खोला है। तो किसी भी राज्य के चुनावी समीकरण को समझने के लिए आपको उसके चुनावी आंकड़े देखने चाहिए और पिछले चुनावों में क्या हुआ वो देख लेना चाहिए। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, जहां पर विधानसभा चुनाव हुए 2023 में, यानी पिछले साल, तो उसमें आप देखेंगे कि तेलंगाना में कुल विधानसभा सीटें हैं 119, कांग्रेस ने जीती 64, सीपीआई ने, जो कि लेफ्ट पार्टी है, 1, बीआरएस ने, जो कि केसीआर की पार्टी है, 39, बीजेपी ने 8 और एआईएमआईएम ने, जो कि ओवैसी की पार्टी है, उसने जीती 7। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर शानदार जीत दर्ज की और बीआरएस, जो कि इससे पहले रूलिंग पार्टी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि हार जाएगी, उसको हार का सामना करना पड़ा। अब आप लोकसभा के नतीजे देख लीजिए 2019 के। कुल सीटें हैं 17, बीआरएस ने जीती थी 9, कांग्रेस ने 3, बीजेपी ने 4 और एआईएमआईएम ने 1। और अब कहा जा रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे पलट गए थे, कहीं वैसा इधर भी तो नहीं हो जाएगा। कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना में लोकसभा सीटें ले तो नहीं जाएगी। अब आप कर्नाटक में लोकसभा 2019 के नतीजे देखेंगे तो कुल सीटें हैं 28, कांग्रेस ने जीती थी 1, बीजेपी ने 25, जेडीएस ने 1 और अदर्स ने 1। और आप देख रहे हैं कि कैसे कर्नाटक में 28 में से ज्यादातर सीटें बीजेपी ही ले गई और कांग्रेस के खाते में 1 आई और जेडीएस के खाते में भी 1। और अब आपको जान लेना चाहिए कि बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है। तो कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के नतीजे में क्या होता है, उससे आपको समझ में आएगा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2023 के नतीजे में आपको बता रही हूँ। कुल सीटें 2024 कांग्रेस ने जीती 135, बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19 और अदर्स के खाते में आई 4। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कैसे बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो क्या विधानसभा के नतीजे यहाँ पर लोकसभा में दिखेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और ये दोनों राज्य में इस वक्त कांग्रेस का दबदबा है। चौथा पॉइंट है कि अब उड़ीसा में भी इसी साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो उड़ीसा भी जाएगी। तो उस यात्रा का चुनावों पर क्या असर होगा, सबसे पहले आप वो समझिए और फिर मैं आपको उड़ीसा के आंकड़े बताऊंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो कि 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हुई है। ये देखिए रूट मैप, मणिपुर से मुंबई तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और 66 डेज तक चलने वाली है। और अब आप ये देखेंगे कि ये यात्रा उड़ीसा भी पहुंचेगी और 4 दिन वहां राहुल गांधी यात्रा करेंगे, यानी 300 किलोमीटर से ज्यादा का यहाँ पर सफर तय करेंगे। उड़ीसा में इस साल यानी 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही होने हैं।
वैसे तो उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी का काफी दबदबा है, जिसको कम कर पाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि केंद्र और नवीन पटनायक की सरकार के बीच अच्छे रिश्ते हैं। नवीन भी केंद्र की मदद करते हैं और पलटे में केंद्र भी नवीन की मदद करते हैं, तो मोदी जी और नवीन के अंदरूनी रिश्ते अच्छे हैं। तो उड़ीसा के 2019 के आप नतीजे देखेंगे, विधानसभा के कुल सीटें हैं 147। बीजेडी जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल, उसके पास 112 सीटें, बीजेपी के पास 23, कांग्रेस के पास 9 और सीपीआईएम जो कि लेफ्ट पार्टी है उसके पास 1 और अदर्स के खाते में 1। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि नवीन पटनायक का उड़ीसा में काफी ज्यादा दबदबा है। उड़ीसा लोकसभा 2019 नतीजा, अब इसमें आप देखेंगे उड़ीसा की लोकसभा सीटें हैं 21। बीजेडी ने जो कि बीजू जनता दल है उसने 12 कमाई थी, बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 1। अब ये समीकरण अगले चुनाव में कितना बदलता है वो देखना दिलचस्प होगा। पांचवा पॉइंट है कि तमिलनाडु और केरल, जहां पर विधानसभा चुनाव तो 2026 में होंगे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और उसका समीकरण समझने के लिए आप इन दोनों राज्यों के पिछले चुनावों के नतीजे देखिए। पहले बात करते हैं तमिलनाडु, जहां पर स्टैलिन की सरकार है, और अगर आप उसका 2021 का नतीजा विधानसभा का देखेंगे, कुल सीटें 234, यहाँ पर 2 गठबंधन काम करते हैं, एक एसपीए और एक एनडीए। तो अगर आप एसपीए में जाएंगे तो पिछली बार विधानसभा सीटें जब थी तो 234 में से 159 तो एसपीए ने ही कमा ली थी और एनडीए के खाते में आई थी 75। अब अगर आप थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे कि इस गठबंधन में कौन कौन साथी है, तो एसपीए में है डीएमके, कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई और वीसीके, ये सब गठबंधन में है। और आप देख सकते हैं कि कैसे स्टैलिन की पार्टी डीएमके 133 यानी बहुमत के साथ इनका यहाँ पर दबदबा है और कांग्रेस इनके साथ है, तो आप समझ लीजिए कि रूलिंग पार्टी है। फिर आप आ जाइए एनडीए, जिसने सिर्फ 75 सीटें कमाई, उसमें एआईएडीएमके 66, पीएम के 5 और बीजेपी 4। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे तमिलनाडु में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी और इधर आएंगे बीजेपी ने 4। तो मतलब साफ ही है कि कांग्रेस दक्षिण में बीजेपी से कहीं आगे है। और ऐसे ही आप देख लीजिए तमिलनाडु लोकसभा 2019 नतीजा, कुल सीटें कितनी है 39, बहुत बड़ा नंबर है ये। और एसपीए ने पिछली बार कितनी कमाई थी 38 और सिर्फ 1 एनडीए के खाते में आई थी। तो लोकसभा का तो इधर बहुत ही गप्पा गोल है। आप देख लीजिए एसपीए में कैसे 38 सीटें चली जाती हैं और एनडीए के पास सिर्फ 1, यानी बीजेपी को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे ही अब आप केरल विधानसभा के नतीजे देख लीजिए। 2021 का नतीजा मैं आपको बताऊं, कुल सीटें यहाँ पर 140 हैं। अब यहाँ पर भी 3 गठबंधन हैं, लेफ्ट, यूनाइटेड और एनडीए। तो एलडीएफ देखेंगे तो 99 सीटें, यूडीएफ देखेंगे जो कांग्रेस का हिस्सा है तो 41 सीटें और एनडीए के पास 0, एकदम 0। मतलब केरल में तो आप भूल ही जाइए कि ना इन्होंने पिछले बार बीजेपी ने सीटें ही नहीं कमाई थी। ये तो मैंने आपको विधानसभा नतीजा दिखाया है। लोकसभा नतीजा देख लीजिए, कुल सीटें 20, कांग्रेस के पास 15 आई, आईयूएमएल के पास 2, सीपीआईएम के पास 1 और केसी जो कि केरल कांग्रेस है उसके पास 1 और आरएसपी 1। तो लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस आप देखिए 15 सीटों, और इधर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का कोई नामो निशान ही नहीं है। केरल की विधानसभा में भी आप देखेंगे तो यूडीएफ में जो कि कांग्रेस का गठबंधन है उसके पास ज्यादा सीटें हैं। तो इससे तो पिछले नतीजे तो साफ है कि कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है और दक्षिण में बीजेपी को अब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो आज के शो में थी पूरी दक्षिण की राजनीति आसान भाषा में, शॉर्ट पॉइंटर्स में। लेकिन अगर किसी दिन मैं आपको उत्तर भारत की राजनीति बताऊंगी तो आपको हर जगह कांग्रेस तो कम मिलेगी और बहुमत से आपको हर जगह बीजेपी दिखेगी। अब खैर लोकसभा चुनाव में क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।